ट्वेल्थ फेल, हारा वही जो लड़ा नहीं। पार्ट 3। जौरा तहसील कार्यालय में भीड़ बढ़ने लगी थी। मनोज और दीपक अपने टेम्पो को छुड़वाने के लिए एसडीएम राघवेंद्र सिंह से मिलने तहसील पहुंच गए। लेकिन मनोज को समझ नहीं आ रहा था कि वह राघवेंद्र सिंह से टेम्पो छुड़वाने के लिए कैसे सिफारिश करेगा। संकोच के कारण उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। गेट पर दरबान ने उसे एक पर्ची पकड़ा दी जिस पर अपना नाम और एसडीएम से मिलने का कारण लिखना था। उसने पर्ची पर अपना नाम लिख दिया, लेकिन मिलने का कारण कॉलम में टेम्पो छुड़वाना है ऐसा वह नहीं लिख सका। उसे लगा कि ऐसा लिखने से हो सकता है कि राघवेंद्र सिंह उसे मिलने के लिए अंदर बुलाए ही ना। इसलिए पर्ची पर मिलने का एक अलग ही कारण लिख दिया। कैरियर और पढ़ाई पर चर्चा करना है। मनोज को लगा कि ऐसा लिखने से राघवेंद्र सिंह उसे पढ़ने वाला स्टूडेंट समझेंगे और उससे अच्छे से बात करेंगे। उसने सोचा कि वह मौका मिलते ही एसडीएम सर से टेम्पो छुड़वाने की बात भी कर लेगा। मनोज इसी उधेड़-बुन में गेट पर खड़ा था कि उसे अंदर बुला लिया गया। अंदर उसने देखा कि राघवेंद्र सिंह एक ऊंचे डाइस के पीछे बैठे हैं। उनका रीडर आज के केस की फाइलें उनके टेबल पर रख रहा था। राघवेंद्र सिंह ने जब मनोज और दीपक को अंदर आते हुए देखा तो मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। राघवेंद्र सिंह ने मनोज को देखकर अपने स्टाफ से कहा, ये मनोज है, जौरा का बेस्ट कमेंटेटर। प्रशासन और वकीलों के बीच होने वाले अगले संडे के मैच में मनोज ही कमेंट्री करेगा। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि राघवेंद्र सर उसे इतनी इज्जत देंगे। उसका मन गर्व, खुशी और राघवेंद्र सर के प्रति सम्मान से भर गया। दीपक भी अपने मन की खुशी छिपा न सका और फुसफुसाते हुए मनोज के कान में बोला, मुझे लग तो है कि अपनो टेम्पो छूट जाएगो। एसडीएम तो तुझे जानतो है। उसने दीपक को चुपचाप बैठे रहने का इशारा किया। राघवेंद्र सिंह ने मनोज से कहा, आज पहली बार कोई मेरे पास बिना सरकारी काम के आया है। नहीं तो यहाँ तो बंदूकों के लाइसेंस या जुआ सट्टा में पकड़े गए लोगों को छुड़ाने की सिफारिश के लिए ही लोग आते हैं। इतना कहकर राघवेंद्र सिंह हंसते हुए फाइल देखने लगे। रीडर फाइल की ओर इशारा करता हुआ बोला, सर यह बागचीनी थाने का केस है, शांति भंग करने का। बागचीनी थाने के थानेदार यादव ने शांति भंग करने के अपराध में एक 40 साल के आदमी को पकड़ लिया था। एसडीएम को यह निर्णय लेना था कि पकड़ा गया व्यक्ति वास्तव में अपराधी है या नहीं। मनोज और दीपक ने देखा कि बागचीनी थाने का थानेदार एसडीएम को सैल्यूट करके खड़ा रहा, बैठा तक नहीं। इसी थानेदार ने टेम्पो पकड़ रखा था। इसी थानेदार की शिकायत लेकर दोनों आए थे। अपने थाने का खूंखार शेर एसडीएम के सामने पूंछ दबाए खड़ा था। एसडीएम ने थानेदार से पूछा, बताइए थानेदार साहब, क्या मैटर है? थानेदार ने कहना शुरू किया, सर मुलजिम मुकेश ने कल अपने मोहल्ले में अपने पड़ोसी नरेश के घर के सामने देसी कट्टे से 2 फायर किए। पुलिस चाहती है कि लोक शांति भंग करने वाले मुकेश को जेल भेज दिया जाए। कोई गवाह है तुम्हारे पास? राघवेंद्र सिंह ने थानेदार से पूछा। जी सर। इतना कहकर थानेदार ने गवाह को बुलाया। गवाह को देखकर मनोज और दीपक चौंक गए। दीपक ने मनोज से कहा, ये तो वही दिनेश है, टेम्पो से एक्सीडेंट की झूठी शिकायत इसी ने की थी। अब मैं समझो ये आदमी तो थानेदार को पालतू कुत्ता है। झूठी गवाही दे के केस बनाओ तो आज को केस भी तो झूठो है, मुकेश बुरो फंसो। थानेदार तो अब मुकेश को जेल पहुंचा के मानोगे। आरोपी मुकेश पर दीपक और मनोज को दया आने लगी। दिनेश ने एसडीएम के सामने अपनी रटी रटाई गवाही दे दी। सर मैं शाम को मजदूरी करके साइकिल पर जा रहा था, तभी मैंने देखा कि इस आदमी ने एक घर के सामने देसी कट्टे से फायर कर दिया। मनोज की इच्छा हुई कि वह एसडीएम राघवेंद्र सिंह से कह दे कि यह गवाह झूठा और मक्कार है। इसका काम ही है झूठी गवाही देना। थानेदार भी बहुत बेईमान और लालची है, झूठे केस में लोगों को फंसाता है, पर वह कुछ कह नहीं पाया। एसडीएम ने आगे की कार्यवाही जारी रखते हुए आरोपी मुकेश से पूछा,
तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है मुकेश, या तुम्हें जेल भेज दें? एसडीएम की बात सुनकर थानेदार के चेहरे पर चमक आ गई, लेकिन मुकेश डर के मारे थर थर कांपने लगा। घबराए हुए मुकेश ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, सर मैंने कोई अपराध नहीं किया, मेरी पत्नी और बेटी से पूछ लीजिए। एक औरत और 17-18 साल की लड़की भी कमरे में आ गई। औरत ने रोते हुए कहा, हुजूर ये बिल्कुल निर्दोष हैं। वो तो नरेश ने धमकी दी थी कि इन्हें जेल भिजवा के दम लेगा। साल भर पहले नरेश को 10,000 रुपये उधार दिए थे। कई बार मांगने पर भी उसने वापस नहीं दिए। अब पुलिस में फंसाए दे हमें। मनोज को इस केस में अपना केस नजर आने लगा, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता थानेदार ने नहीं छोड़ा था। एसडीएम राघवेंद्र सिंह ने गौर से देखते हुए गवाह से पूछताछ शुरू की। गवाह दिनेश, थोड़ा आगे आ जाओ, तुम्हारी शक्ल ठीक से दिख नहीं रही। दिनेश अपनी पतली शुतुरमुर्ग जैसी झुकी हुई गर्दन ऊंची की, पर उसकी आंखें एसडीएम से नहीं मिल पा रही थी। राघवेंद्र सिंह ने कठोरता से पूछा, गर्दन ऊपर करके जवाब दो। महीने में कितने घरों में चोरी करते हो? दिनेश ने अपनी आंखें झुकाते हुए एसडीएम से कहा, सर मैं चोर नहीं हूं। राघवेंद्र सिंह ने तीखी हंसी हंसते हुए गवाह दिनेश से कहा, पर शक्ल से तो तुम चोरी दिख रहे हो। दिनेश के चेहरे पर पसीना छलक आया। कुछ देर तक निश्चिंत खड़ा थानेदार भी असहज महसूस करने लगा। मनोज को समझ नहीं आया कि राघवेंद्र सिंह केवल शक्ल देखकर दिनेश की वास्तविकता कैसे जान गए। राघवेंद्र सिंह तीक्ष्ण बुद्धि और आदमी की पहचान पर उसे आश्चर्य हुआ। एसडीएम राघवेंद्र सिंह ने दिनेश से प्रश्न करना जारी रखा, कहाँ गोली चलाई थी इसने? राघवेंद्र सिंह ने मुकेश की तरफ इशारा करते हुए दिनेश से पूछा। दिनेश, सर नरेश के घर पर। क्या तुम नरेश को पहले से जानते थे? राघवेंद्र सिंह ने दिनेश से पूछा। नहीं सर, गवाह दिनेश ने उत्तर दिया। राघवेंद्र सिंह, फिर तुम्हें किसने बताया कि वह नरेश का घर है? इस प्रश्न से सकपकाए दिनेश ने थानेदार की तरफ देखा। थानेदार के पास भी इस समय कुछ कहने को नहीं था। राघवेंद्र सिंह के सवालों के चक्रव्यूह में झूठा गवाह दिनेश फंस गया था। उसकी कलई खुल गई। मनोज को अब सच्चाई जीतती हुई दिख रही थी। थानेदार की बेईमानी और षड्यंत्र पराजित होता हुआ दिख रहा था। एसडीएम राघवेंद्र सिंह ने अब थानेदार से कहा, यादव जी, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि यह केस आपके द्वारा रचा गया झूठा केस है। इस गवाह दिनेश ने कोई भी घटना होते हुए नहीं देखी। यह झूठ बोल रहा है। इतना सुनते ही मनोज की इच्छा हुई कि खड़े होकर तालियां बजा दे। आज एक ईमानदार सरकारी तंत्र ने एक बेईमान सरकारी तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया था। टेम्पो पकड़े जाने के बाद से उसके मन में यही बात चल रही थी कि गरीबों और कमजोरों का रक्षक कौन होगा। यदि किसी के पास पुलिस को देने के लिए पैसा नहीं है या नेता अफसर की सिफारिश नहीं है, तो उसे कभी भी थाने में बंद कर दिया जाएगा। आज राघवेंद्र सिंह ने गरीबों पर होने वाले अत्याचार को एक झटके में खत्म कर दिया। कोई तो है जो ढाल बनकर खड़ा है सच्चाई के पक्ष में, झूठ के विरुद्ध। वह राघवेंद्र सर में एक ईमानदार और एक संवेदनशील प्रशासक देख रहा था। राघवेंद्र सिंह ने अपने रीडर को ऑर्डर लिखवाया, केस समाप्त किया जाता है। मुकेश ने कोई अपराध नहीं किया, उसे छोड़ दिया जाए। इस गवाह दिनेश पर झूठी गवाही देने का केस चलाने के लिए पुलिस को निर्देश दिया जाता है। पुलिस विभाग को लिखा जावे कि थानेदार यादव पर फैब्रिकेटेड केस के लिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलाई जावे। चलिए, केस खत्म हुआ। इतना कहकर राघवेंद्र सिंह ने केस की ऑर्डर शीट पर साइन करके फाइल रीडर के पास अपनी टेबल के नीचे पटक दी। मनोज इस केस को देखकर अभिभूत हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कोई व्यक्ति सच और झूठ का निर्णय कर सकता है। इतनी जल्दी किसी झूठे और मक्कार आदमी को सजा मिल सकती है। इतनी जल्दी किसी सच्चे और मजबूर आदमी को न्याय मिल सकता है। वह अपने टेम्पो की सिफारिश को भूल गया। वह तो आनंद और आश्चर्य की अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। मनोज, तुम अपने करियर के बारे में बात करना चाहते थे? राघवेंद्र सिंह उसके आने का कारण भूले नहीं थे। जी सर, मनोज ने जैसे किसी स्वप्न से जागते हुए कहा।
उसकी स्वीकृति में सच्चाई भी थी। वह सचमुच अपने भविष्य की दिशा तलाशने की कोशिश कर रहा था, पर 12th में फेल होने के बाद वह अभी दिशाहीन सा भटक रहा था। सर, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ, राघवेंद्र सिंह के सम्मोहक के जादू से अचानक उसके मुंह से निकल पड़ा। पर 12th फेल मनोज को पता नहीं था कि कैसे बनते हैं एसडीएम। वह तो बस राघवेंद्र सिंह और उनके पद के आकर्षण में बंध सा गया था। बहुत बढ़िया, लक्ष्य हमेशा ऊंचा बनाना चाहिए। अगर कोई ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं। किस क्लास में पढ़ते हो तुम? राघवेंद्र सिंह ने मनोज का उत्साह बढ़ाते हुए कहा। कुछ देर पूर्व सपनीली डगर पर जाने वाले मनोज को राघवेंद्र सिंह ने अचानक कठोर कांटों वाले यथार्थ पर लापटका। सर, अभी अभी 12वीं की परीक्षा पास की है। मनोज ने अपने आदर्श राघवेंद्र सिंह से बड़ा झूठ बोल दिया। उसे लगा कि यदि उसने सच बोला कि कुछ दिन पहले ही वह 12th में फेल हुआ है और अब टेम्पो चला रहा है और टेम्पो छुड़वाने की सिफारिश करने आया है, तो शायद राघवेंद्र सर उसे अपने पास बैठने के लिए नहीं कहते। अपनी हीनता की पीड़ा को झूठ के सहारे वह मिटाना चाह रहा था। मनोज, स्टेट सर्विस में जाने के लिए पीएससी की परीक्षा देनी पड़ती है। पीएससी में सेलेक्ट होकर डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। तहसील में काम करने वाले डिप्टी कलेक्टर को एसडीएम कहते हैं। राघवेंद्र सिंह ने बहुत सरल तरीके से उसे समझाया। सर, कैसे पास करते हैं पीएससी? मनोज किसी रहस्यमयी राह पर आगे बढ़ रहा था। कोई भी अपनी मर्जी के 2 सब्जेक्ट लेकर परीक्षा देनी पड़ती है, साथ में जनरल नॉलेज का भी पेपर होता है, राघवेंद्र सिंह ने कहा। मनोज को यह जानकर अच्छा लगा कि पीएससी में गणित और अंग्रेजी का बहुत बड़ा रोल नहीं है। हिंदी साहित्य और इतिहास जैसे सरल विषय लेकर भी डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं। राघवेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने खुद मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करने के बाद हिंदी साहित्य और इतिहास विषय लेकर पीएससी परीक्षा पास की थी। इसके बाद राघवेंद्र सिंह पीएससी की परीक्षा पद्धति और पढ़ाई के तरीके के बारे में देर तक मनोज को बताते रहे। कुछ महीने पहले 12th में फेल हुए निराश मनोज को राघवेंद्र सिंह ने दूर झिलमिलाता हुआ धुंधला सा कोई सपना सौंप दिया। उस सपने को मन में बसाए वह अपने घर लौट आया। टेम्पो को छुड़ाने की कोई सिफारिश नहीं हो पाई। दीपक पूरे रास्ते उसको गाली देता रहा। उत्साहित मनोज राकेश के घर पहुंचा। विष्णु भी वहीं बैठा हुआ था। राकेश अपनी भैंस को चारा खिला रहा था। मनोज ने अपने मन की इच्छा राकेश से कह दी। राकेश, मेरी इच्छा राघवेंद्र सर जैसा एसडीएम बनने की है। राकेश ने चारा खाती हुई अपनी भैंस को देखते हुए मनोज से कहा। तो बन जाएगो, बा में कौन सी बड़ी बात है। ऊपर से को ना आवते, आदमी ही बनते हैं एसडीएम। विष्णु को कुछ दिन पहले ही 12th फेल हो चुके मनोज के मुंह से इतनी बड़ी इच्छा सुनकर अच्छा नहीं लगा। मनोज 12th पास तो कर नहीं पाया, चला डिप्टी कलेक्टर बनने के सपने देखने। ऐसा सोचकर विष्णु जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगा। विष्णु से रहा नहीं गया। उसने दोनों को सुनाते हुए कहा, मनोज, तू अपनी औकात में रहकर बात कर। डिप्टी कलेक्टर तो बहुत बड़ी बात है, तुम तो पटवारी भी नहीं बन सकते। 12th पास कर नहीं पाए तुम। लाखों लोग परीक्षा देते हैं, तब 10 लोग बनते हैं डिप्टी कलेक्टर। आदमी को उतने बड़े सपने देखना चाहिए जितनी उसकी हैसियत हो। विष्णु ने मनोज के मन में पल रहे सपने को चकनाचूर करने की कोशिश की। विष्णु की बात सुनकर मनोज का जैसे स्वप्न भंग हो गया। उसे लगा कि जो लड़का 12th में ही फेल हो गया हो, क्या उसे इतने बड़े सपने देखने का हक है। निराश मनोज सर झुकाकर बैठ गया। लेकिन राकेश विष्णु की बातों से अप्रभावित रहा। मैं तो अब भी यही कहूँगा कि आदमी मेहनत करेगा तो कुछ भी बन सकता है। विष्णु को राकेश की बात में अपनी पराजय महसूस होने लगी। उसने अब राकेश पर व्यक्तिगत आक्रमण करने का मन बना लिया। राकेश, तू तो भैंस चरा, तू क्या जाने पढ़ाई लिखाई की बातें। मैं 12th में फर्स्ट क्लास पास हुआ हूँ। जब मैं डिप्टी कलेक्टर बनने की नहीं सोच पा रहा तो ये 12th फेल मनोज कैसे बन पाएगा डिप्टी कलेक्टर।
राकेश अपनी आदत के अनुसार शांत बना रहा। वह विष्णु के आक्रमण से राकेश भड़का नहीं। मनोज के मन में कुछ देर पहले आया उम्मीद का झिलमिलाता प्रकाश अचानक दूर हो गया। विष्णु ने अपने विचारों से मनोज के मन में कुछ देर पहले उठे उत्साह के तूफान को ठंडा कर दिया। वह सपनों की रंगीन दुनिया से अचानक यथार्थ की जमीन पर आ गया। मैं तो अनपढ़ गवार हूँ, मोय तो जो समझ आतो है जो बोल देते हो, तो बुरो ना मान विष्णु, राकेश ने पराजय स्वीकार करने के भाव से कहा। मनोज और राकेश पर अपनी विजय से प्रसन्न विष्णु ने मनोज को सलाह दी। देख मनोज, तू इस जन्म में तो 12th पास न कर पाओगे, इसलिए नौकरी करने के सेक चिल्ली के सपने देखना तो छोड़ ही दे। मैं तेरा दोस्त हूँ, तुझे यही सलाह देता हूँ। अपने गांव में नाश्ते की अच्छी दुकान नहीं है, बढ़िया गरम समोसे पकौड़ी और जलेबी की बहुत डिमांड रहेगी गांव में। टेम्पो चलाने से अच्छा काम रहेगा तेरे लिए। राकेश को विष्णु का यह सुझाव पसंद नहीं आया। उसने कुछ देर सोचकर विष्णु से कहा, विष्णु तू परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। तू एक काम कर, मेरी भैंस को थोड़ा चारा डाल दे, मैं तब तक बछिया को बांध देता हूँ। अपनी विजय से प्रसन्न विष्णु ने चारा लिया और भैंस के सामने टंकी में डालने लगा। भैंस ने राकेश के स्थान पर अपरिचित विष्णु को देखा तो बिगड़ गई। उसने अपनी गर्दन हिलाई और विष्णु को सींग मारने के लिए झपटी। विष्णु इस अप्रत्याशित आक्रमण से संभल नहीं पाया और वह पीठ के बल गिर पड़ा। राकेश और मनोज को भी इस तरह की दुर्घटना की आशंका नहीं थी, पर जब उन्होंने देखा कि विष्णु जमीन पर चित्त पड़ा है और भैंस उसे फिर से मारने के लिए अपनी रस्सी को झटके दे रही है, तो दोनों लपक कर विष्णु को उठा लिया। विष्णु की सांसें तेज चलने लगी थीं। होश में आते ही उसने पूरी घटना का जिम्मेदार राकेश को घोषित कर दिया। विष्णु अब राकेश को खरी खोटी सुनाने लगा। राकेश ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी सफाई दी। शुरू में 2-3 बार तो मुझे भी पटक दिया था रूपा ने, पर धीरे धीरे मुझे पहचानने लगी। पहले बार खूंटा छुड़ाकर भागती थी। इतना कहकर राकेश भैंस की गर्दन पर हाथ फेरता रहा। भैंस काफी देर तक राकेश का प्यारा स्पर्श महसूस कर अपनी गर्दन हिलाती रही। विष्णु जैसे भैंस भी लगातार जा खूंटे पर रहना सीख गई, जानवर भी लगातार एक ही काम करते करते सीख जाते हैं, फिर तो हम भी आदमी हैं, आदमी के लिए कुछ भी कठिन ना है। राकेश ने एक आक्रामक विराम के बाद अपने मन में बहुत देर से रुकी हुई बात विष्णु से कही। विष्णु को उम्मीद नहीं थी कि अनपढ़ राकेश भैंस के उदाहरण से पढ़ाई और सफलता के सिद्धांत की बात समझाएगा। राकेश की बात सुनकर मनोज ने उसे गले लगा लिया। मनोज के मन में छाई घोर निराशा के बीच एक बार फिर उम्मीद की किरण फूट पड़ी। मनोज घर चला गया। रात भर वह छत पर लेटा अपने सुदूर सपने में खोया रहा। जून, गर्मी और उमस से भरे दिन। मनोज एक हाथ में थैला लटकाए रिश्ते के एक चाचा मूलचंद के साथ ग्वालियर की सड़कों पर चला जा रहा था। दोपहर की चिलचिलाती धूप में वह पसीने से तरबतर हो गया है, लेकिन उसका मन आशा से भरा है। मूलचंद चाचा अपने साले त्रिलोकी के कमरे पर पहुंच गए। चाचा ने अपने साले त्रिलोकी से कहा, त्रिलोकी मनोज को अपने साथ रख लो, यह MLB कॉलेज से BA करेगा, तुम इसका एडमिशन करवा देना। त्रिलोकी LLB कॉलेज में BA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। उसने अपने जीजा मूलचंद को आश्वासन दिया, जीजा जी आप चिंता मत करो, मनोज को मैं अपने साथ ही रखूंगा और इसका एडमिशन भी करा लूँगा। त्रिलोकी की बात से संतुष्ट होकर मूलचंद वापस चले गए। गणित से 12th में फेल होने के बाद मनोज ने दोबारा 12th की परीक्षा आर्ट के इतिहास, हिंदी साहित्य, राजनीति शास्त्र विषय लेकर 55% से पास कर ली थी।
अंग्रेजी में पासिंग मार्क्स आ गए थे। बीए करने के लिए मनोज ग्वालियर आ गया। माँ ने उसे 2,000 रुपये दिए थे। पिता पिछले 1 साल में केवल एक बार गांव आए थे। दीपक ने थानेदार को 2,000 रुपये देकर टेम्पो छुड़वा लिया था। वह अब भी जौरा से मुरैना टेम्पो चला रहा था। मनोज का एडमिशन MLB कॉलेज में हो गया। कॉलेज अचलेश्वर मंदिर के पास अंग्रेजों के ज़माने की एक भव्य बिल्डिंग में लगता था। त्रिलोकी ने बताया कि यह कॉलेज ग्वालियर का सबसे अच्छा कॉलेज है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इस कॉलेज के छात्र रहे हैं। मनोज इतने बड़े और प्रसिद्ध कॉलेज में पढ़ने के कारण अपने आप को खुशनसीब मान रहा था। त्रिलोकी का कमरा ललितपुर कॉलोनी में शंकर चौक के पास था। त्रिलोकी के घर से कॉलेज नज़दीक ही था। मनोज त्रिलोकी के कमरे पर ही रहने लगा। कॉलेज में पढ़ाई का अच्छा माहौल था। शुरू में सब विद्यार्थी एक दूसरे से अपरिचित थे, लेकिन धीरे धीरे चेहरे जाने पहचाने लगने लगे। मनोज ने देखा कि कॉलेज में 2 तरह के लड़के हैं। एक वे जो आसपास के गांव से आए हैं, शिवशंकर गुर्जर, रविकांत द्विवेदी इसी वर्ग के छात्र थे। दूसरा वर्ग उन लड़कों का था जो ग्वालियर के ही रहने वाले थे। आर्थिक रूप से यह लड़के गांव के लड़कों से अधिक समृद्ध थे। ये लड़के स्कूटर या हीरोपुक से विद्यालय आते थे। मनीष द्विवेदी, संजय श्रीवास्तव, अमित दीक्षित और जगमोहन इस वर्ग के छात्र थे। इन छात्रों की एक खासियत और भी थी। ये सभी छात्र पहले गणित और बायोलॉजी के छात्र थे। पीईटी और पीएमटी में असफल होकर बीए के मैदान में कूदे थे। आज क्लास खाली थी। पेड़ के नीचे चबूतरे पर इन दोनों ग्रुप के लड़कों का जमावड़ा था। सभी का परिचय आपस में हो तो चुका था, पर आज लड़कों के इतिहास पर चर्चा चल निकली। किसी ने पूछा तो मनीष द्विवेदी ने जवाब दिया, 12th में मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट था, 70% आए थे मेरे, पर पीएमटी में नहीं हुआ, इसलिए बीए करने लगा। मैं अब पीएससी की तैयारी करूँगा। जगमोहन भी कम नहीं था। उसने कहा कि कॉलोनी के एक भाई साहब पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वह भी पीएससी देगा। संजय श्रीवास्तव इंग्लिश लिटरेचर का विद्यार्थी था। वह लेक्चरर बनना चाहता था। अब मनोज की बारी थी। उसने सोचा कि यहाँ तो सभी लड़के होशियार हैं, अधिकतर तो 12th में फर्स्ट क्लास रहे हैं। वह तो एक बार 12th में फेल हो चुका है। दूसरी बार आर्ट के विषय से उसके 55% आए हैं। एक तो वह गांव से आया है, वैसे ही उसे ये शहरी लड़के सीरियसली नहीं ले रहे होंगे। यदि वह बता दे कि 12th में आर्ट में उसके 55% थे, तो उसके पहले एक बार गणित में वह फेल हो चुका है, तो इतने होशियार लड़कों के ग्रुप में उसे खड़ा भी नहीं होने दिया जाएगा। अच्छे लड़कों का साथ ही उसकी तरक्की का रास्ता बनाएगा, ऐसा मनोज को लग रहा था। इसलिए उसने अपने दोस्तों से कहा, 12th मैंने भी गणित से किया है, पर मेरे परसेंट थोड़े कम रह गए थे, 65% आए थे। मनोज की हिम्मत 70% तक नहीं पहुंच पाई। उसने 65% से संतोष किया और महसूस किया कि वह इस ग्रुप के नज़दीक आ गया है। वह जानता था कि यहाँ कोई किसी की मार्कशीट नहीं देखेगा, इसलिए झूठ बोलने के बाद भी पोल खिलने का कोई खतरा नहीं है। एक अंतिम शहरी लड़के अमित दीक्षित ने तो जैसे धमाका दिया। उसने सभी को संबोधित करते हुए कहा, पीएससी का स्तर मेरे लायक नहीं है, मैं तो आईपीएस बनूंगा। मेरी पर्सनैलिटी पर तो पुलिस की वर्दी ही सूट करती है। रोमांच चाहता हूँ मैं लाइफ में। सब आश्चर्य से अमित का चेहरा देखने लगे। वहाँ खड़े अधिकांश लड़कों को अमित में भविष्य का वर्दी पहने पुलिस कप्तान नजर आने लगा। मनोज अमित की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। तभी किसी की भारी आवाज लड़कों को सुनाई दी, आप लोग क्लास के वक्त यहाँ बातें क्यों कर रहे हैं?
सामने कॉलेज के प्रिंसिपल गोविंद प्रसाद शर्मा सर खड़े हुए थे। उनके शब्द कोमल किंतु भारी थे। जब कोई लड़का अपनी जगह से हिला डुला नहीं और किसी के मुंह से डर के मारे आवाज़ नहीं निकली तो प्रिंसिपल सर ने फिर कहा, आप लोगों को इस समय क्लास में होना चाहिए। प्रिंसिपल सर कॉलेज में अनुशासन के कट्टर समर्थक थे। उनको सामने देखकर जब कोई भी कुछ नहीं बोला तो रविकांत द्विवेदी ने हिम्मत की, सर आज पॉलिटिकल साइंस के सर छुट्टी पर हैं, इसलिए उनका पीरियड खाली है। प्रिंसिपल सर जानते थे कि लड़के यदि इस तरह खुले मैदान में पेड़ नीचे चर्चा करते रहेंगे तो कॉलेज में जो क्लास चल रही हैं उनको व्यवधान होगा तथा इन लड़कों को भी फ्री समय में गप्पे लगाने का शौक लग जाएगा। इसलिए प्रिंसिपल इस आदत को ही विकसित नहीं होने देना चाहते थे। उन्होंने सबसे कहा, आप लोग क्लासरूम में चलिए, मैं आता हूँ। क्लास में पहुंचकर मनोज ग्रुप के सबसे स्मार्ट और सबसे महत्वाकांक्षी लड़के अमित के साथ बैठ गया। उसकी इच्छा अमित से दोस्ती करने की होने लगी, लेकिन अमित ने गांव से आए दुबले पतले मनोज से मित्रता करने में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई, बल्कि वह एक शहरी लंबे लड़के मनीष द्विवेदी के पास जाकर बैठ गया। प्रिंसिपल सर क्लास में आए। उन्होंने बातों में वक्त बर्बाद नहीं किया और लड़कों को सीधे पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने पहला प्रश्न किया, क्या आप लोगों में से कोई मार्क्सवाद के बारे में कुछ जानता है? सब चुप। गणित और बायोलॉजी में 12th पास लड़कों को मार्क्सवाद के बारे में कुछ नहीं पता था। कुछ देर पूर्व आईपीएस बनने की इच्छा रखने वाले अमित दीक्षित को भी मार्क्सवाद के बारे में कुछ नहीं पता था। सब तरफ सन्नाटा था। मनोज ने मार्क्स के बारे में 12वीं में पढ़ा था। मार्क्स के बारे में प्रिंसिपल साहब को वह न केवल क्लास की नज़र में बल्कि प्रिंसिपल सर की नज़र में भी वह योग्यता सिद्ध कर सकता था, उसके लिए अच्छा मौका था। उसने हिम्मत करके अपना हाथ खड़ा किया तो प्रिंसिपल सर के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट तैर गई। उन्होंने कहा, चलो इतनी बड़ी क्लास में कोई तो है जो मार्क्सवाद के बारे में कुछ जानता है। क्या नाम है तुम्हारा? मनोज। प्रिंसिपल सर ने साथ साथ पूरी क्लास को अपना नाम बताया, मनोज कुमार शर्मा। प्रिंसिपल सर ने कहा, बहुत बढ़िया, बताओ क्या जानते हो तुम मार्क्सवाद के बारे में? मनोज ने मार्क्स के बारे में बताया। सर, दुनिया में अमीर और गरीब दो वर्ग हैं। अमीर वर्ग अपने लालच के लिए गरीब वर्ग का शोषण करता है, इसलिए गरीब वर्ग को अपने अधिकार अमीरों से छीन लेना चाहिए, यही कार्ल मार्क्स कहते हैं। उसने 12th की राजनीति शास्त्र में मार्क्सवाद पढ़ा था। उसे जितना और जैसा भी याद रहा वह बता दिया। प्रिंसिपल सर ने कहा, दोस्तों, यहाँ अमीर वर्ग को पूंजीपति और गरीब वर्ग को सर्वहारा कहा गया है। वेरी गुड मनोज, बैठ जाओ। इसके बाद प्रिंसिपल सर ने लगभग आधा घंटा मार्क्सवाद पर बहुत अच्छा लेक्चर दिया। मनोज मंत्रमुग्ध सा सुनता रहा। घंटी बजने पर क्लास समाप्त हो गई। मनोज को आज क्लास में पहचान मिल गई थी। रविकांत द्विवेदी और शिवशंकर गुर्जर ने उसे आज प्रशंसा पर बधाई दी। प्रिंसिपल सर द्वारा की गई प्रशंसा से वह आज बहुत उत्साहित था। ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त करना ही तो उसका लक्ष्य है। रविकांत ने मजाक में कहा, मनोज यार, मुझे तो लगता है हम अलग अलग गांव से आने वाले लड़के सर्वहारा वर्ग के हैं और ग्वालियर के मूल निवासी स्कूटर मोटरसाइकिल से आने वाले लंबे और स्मार्ट लड़के पूंजीपति वर्ग के हैं। आज तुमने क्लास में सर्वहारा वर्ग की नाक ऊंची कर दी। रविकांत द्वारा की गई इस तारीफ से मनोज का चेहरा खुशी से चमकने लगा। ग्वालियर में मनोज के शुरुआती महीने स्थायित्व खोजने में ही बीते रहे थे। फीस और किताबों के बाद उसके घर से लाए हुए पैसे भी खत्म होने लगे। 3 महीने उसे त्रिलोकी के साथ रहते हुए हो गए थे। त्रिलोकी के कमरे में उसका एक रूम पार्टनर केशव भी रहता था, इसलिए
उस कमरे में 2 की जगह अब 3 लोग हो गए थे। एक कमरे में 3 लोगों के रहने से त्रिलोकी को कोई कष्ट नहीं था, लेकिन उसके रूम पार्टनर केशव के विचार इतने सुलझे हुए नहीं थे। त्रिलोकी का रिश्तेदार होने के कारण केशव मनोज से अलग कमरा लेने के लिए सीधे सीधे नहीं कह पा रहा था, लेकिन केशव चाहता था कि वह कहीं दूसरी जगह कमरा देख ले। केशव पीजीवी कॉलेज से बीएससी कर रहा था। वह ज़्यादातर समय किताब हाथ में लिए बैठा रहता था। साइंस से बीएससी करने के कारण वह आर्ट से बीए करने वाले मनोज को पढ़ाई में अगंभीर और कमज़ोर मानता था। एक दिन केशव ने मनोज से कह ही दिया, मनोज, तुम अपने लिए जल्दी अलग कमरा देख लो। 3 लोगों के एक कमरे में रहने से मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। मनोज ने केशव को आश्वासन दिया वह जल्दी ही अलग कमरा किराए पर ले लेगा। लेकिन जब त्रिलोकी को इस बात का पता चला तो उसने मनोज से अलग रहने से मना कर दिया। त्रिलोकी ने केशव को आड़े हाथों लिया। केशव, 3 लोग आराम से रह सकते हैं कमरे में। मनोज ग्वालियर में नया है, इसलिए पहली साल तो ये मेरे साथ ही रहेगा। त्रिलोकी ने मनोज को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए केशव से स्पष्ट कह दिया। त्रिलोकी के निर्णय के विरोध में केशव कुछ कह नहीं पाया, लेकिन वह मनोज से चिढ़ने लगा। एक सुबह त्रिलोकी अपने काम से अपने गांव चला गया। मनोज कॉलेज चला गया। केशव अकेला कमरे पर रह गया था। कॉलेज में एक पीरियड खाली था। मनोज और संजय श्रीवास्तव ग्राउंड में एक बेंच पर बैठकर इंग्लिश विषय में बीए को चुनने को लेकर चर्चा करने लगे। संजय ने इंग्लिश के लाभ गिनाने शुरू किए। मनोज, आजकल इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। मनोज इंग्लिश के नाम से ही घबराता था। उसने संजय से प्रतिवाद किया, लेकिन संजय पीएससी में तो इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती। संजय ने दृढ़ता से कहा, पर जिंदगी में पड़ती है। और किसने कहा कि तुम पीएससी में सिलेक्ट ही हो जाओगे? अगर पीएससी में नहीं हुए तो हिंदी का झुंझुना तुम्हारा पेट नहीं भर पाएगा। इंग्लिश आपके लिए नौकरी के कई ऑप्शन खोल देती है। आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। किसी भी सरकारी कॉलेज स्कूल में इंग्लिश पढ़ाने वाले लोगों की डिमांड ज़्यादा होती है। मनोज ने जब यह यथार्थ सुना तो घबरा गया। उसने पीएससी में सिलेक्ट ना हो पाने के बाद की परिस्थिति पर विचार ही नहीं किया था। श्रीवास्तव आज ज्ञान देने के मूड में था। भाई मनोज, आप पहले ही आर्ट जैसे अनुपयोगी सब्जेक्ट को लेकर गलती कर चुके हैं। इन सब्जेक्ट के दम पर मार्केट में आप 4 पैसे नहीं कमा सकते। अब कम से कम इंग्लिश बची है जिसे अच्छे से सीखकर अपना भविष्य कुछ तो सुरक्षित कर सकते हो। मार्केट आधारित भविष्य के हिसाब से श्रीवास्तव ने कुछ भी गलत नहीं कहा था। मनोज भी यह समझ रहा था कि इंग्लिश ही भविष्य है। इसलिए उसने सोचा कि हिंदी साहित्य और इतिहास के साथ इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ना चाहिए। उसने बीए में एक सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर का रखने का निर्णय ले लिया। आज चर्चा में शाम के 4 बज गए। कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि कमरे पर ताला लगा हुआ है। वह वहीं बैठकर केशव का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते 2 घंटे बीत गए तो उसकी चिंता बढ़ने लगी। उसे केशव के एक दोस्त के बारे में पता था जो पास ही रहता था। केशव के दोस्त के घर जाकर उसे पता चला कि केशव तो अपने गांव डबरा चला गया है। ललितपुर कॉलोनी में त्रिलोकी के कमरे का ताला अभी भी बंद था। उसकी चाबी केशव अपने साथ ले गया था। मनोज को यह समझ नहीं आ रहा था कि केशव जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए कमरे की चाबी अपने साथ लेकर गया या गलती से चाबी उसकी जेब में पड़ी रह गई होगी। लेकिन कुछ भी हो, मनोज अब मकान मालिक के भय के कारण कमरे का ताला तोड़ नहीं सकता था। उसके लिए समस्या यह थी कि वह रात को कहाँ जाएगा।
इतने बड़े शहर में इतने सारे मकानों के बीच एक लड़का रात को रुकने के लिए एक अदद छत ढूंढ रहा था, पर कोई आसरा उसे दिख नहीं रहा था। उसे भूख लगाई थी, पर उसकी जेब में 20 रुपए ही बचे थे। उसने एक छोले भटूरे के ठेले पर 20 रुपए के 2 छोले भटूरे खा लिए। अब बड़ी और भारी रात बितानी थी। मनोज को राजपूत बोर्डिंग में रहने वाला शिव शंकर याद आ गया। वह राजपूत बोर्डिंग चला गया, लेकिन वहां जाकर पता चला कि शिव शंकर बोर्डिंग में नहीं है, वह अपने गांव भिंड चला गया है। अब कोई रिश्तेदार या दोस्त पूरे ग्वालियर में मनोज का नहीं था जहां वह रात बिता सके। मनोज कॉलेज के बाहर अचलेश्वर मंदिर में बैठ गया। आज उसे महसूस हुआ कि रहने के लिए एक निश्चित कमरा कितनी बड़ी उपलब्धि होती है। वह देर तक फुटपाथ पर बैठे इन भिखारियों को देखता रहा। कमज़ोर औरतें, बूढ़े बीमार आदमी मैली गठरियों को अपने सर के पास रखे फुटपाथ पर सोने की तैयारी में थे। मनोज उन्हें देखकर अपना कष्ट भूल गया। वह तो आज पहली बार बेघर हुआ है। ये गरीब भिखारी तो रोज ऐसे ही रहते हैं। ये लोग क्या सोचते होंगे, क्या इच्छाएं होंगी इनकी, इनके लिए सुख क्या होता है। एक दो दुधमुहे बच्चे अपनी कमज़ोर माँ की छाती से चिपके हुए थे। क्या ये बच्चे भी जब बड़े हो जाएंगे तब ऐसे ही फुटपाथ पर सोएंगे? अपने कष्ट को भूलकर वह इन तमाम प्रश्नों में डूब गया, पर उसे अपने प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। सब भिखारी सो गए, पर मनोज की आंखों में नींद नहीं थी। आज वह इन बेघर बार भिखारियों का सहयात्री था। उसकी वेदना आज इन भिखारियों की वेदना से घुल मिल गई थी। उसे लगा कि क्या मैं कभी इस काबिल हो पाऊंगा जब इन लोगों के दुखों को दूर कर सकूं। सारी रात उसकी जागते हुए कट गई। अपने कष्ट को भूलकर वह रात भर इन गरीब और मजबूर लोगों के बारे में सोचता रहा। सुबह उसने पास ही नल पर जाकर मुंह धोया, पानी पिया और कटोरा तालाब के पार्क में जाकर बैठ गया। रात भर के जगे हुए मनोज को कटोरा तालाब के बेंच पर नींद आ गई। 2 घंटे सोने के बाद उसकी थकान कुछ कम हुई। अगले पूरे दिन वह कई बार रूम पर गया। हर बार वहां दरवाजे पर ताला ही लगा मिला। उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा था। उसने दूसरा पूरा दिन कॉलेज में गुजार दिया और रात भूखे पेट कटोरा तालाब की बेंच पर करवटें बदलते हुए बिता दी। बेघरबारी का तीसरा दिन मनोज के लिए बहुत कठिन होने वाला था। गांव जाने के लिए भी उसके पास अब पैसे नहीं बचे। वह सुबह 7 बजे ही कमरे पर पहुंच गया, पर कमरा अभी भी बंद था। उसने ताले को पकड़कर हिलाया, लेकिन ताला हिलने से नहीं खुलने वाला था। वह कॉलेज चला गया, लेकिन उसकी क्लास में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह ग्राउंड में बेंच पर बैठ गया। बेंच पर बैठे बैठे मनोज ने विचार किया कि ऐसी तकलीफ़ें तो आएंगी ही, इन्हीं कठिनाइयों को तो पार करना है। इस विपरीत परिस्थिति में भी मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकता। मुझे पढ़ाई करनी ही है, चाहे कुछ हो जाए। अचानक उसने अपने भीतर हिम्मत महसूस की। वह उठा, तेज कदमों से क्लास की ओर चल पड़ा। उसके बाद उसने लगातार 3 क्लास ली। उसने आज अपना ध्यान भूख और कमरे पर से हटाकर केवल पढ़ाई पर लगाया। कॉलेज खत्म हो गया। मनोज ने अपनी समस्या किसी को नहीं बताई। उसने तय किया कि वह किसी के सामने रोएगा नहीं, गिड़गिड़ाएगा नहीं, किसी दोस्त से मदद नहीं मांगेगा। उसे लग रहा था कि इसी संघर्ष के रास्ते पर चलकर वह अपने जीवन में कुछ करने लायक बन पाएगा। उसे अब इस संघर्ष में अजीब सी संतुष्टि होने लगी थी। रात हो रही थी। 2 दिन से मनोज के पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। भूख से बेहाल मनोज के शरीर में ताकत नहीं बची थी। उसे लग रहा था कि
अब यदि उसे भोजन नहीं मिला तो वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाएगा। चलते चलते वह ललितपुर कॉलोनी में सावित्री भोजनालय के सामने पहुंच गया। होटल के काउंटर पर एक 30 साल का युवक बैठा था, जो सावित्री भोजनालय का मालिक था। उसने काउंटर पर बैठे मालिक से पूछा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्या मुझे मजदूरी के बदले आपके यहाँ भोजन मिल सकता है? मनोज के इस वाक्य में कहीं से भी कोई निवेदन नहीं था, बल्कि भरोसा था, जैसे वह अपना हक मांग रहा हो। भोजनालय के मालिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। दुबले पतले मनोज के चेहरे पर दाढ़ी थी, ढीले ढाले पैंट शर्ट गंदे हो गए थे, चेहरा कमजोर था, आंखें अंदर को धंस गई थी। होटल मालिक ने कुछ सोचकर जवाब दिया, होटल में काम करने के लिए तो मेरे पास पहले से ही वर्कर हैं। होटल मालिक की बात सुनकर मनोज निराश नहीं हुआ। उसने किसी उम्मीद के भरोसे कहा, मेरे लिए भोजन जरूरी है। पैसा ना होने के कारण मैं मजदूरी करके भोजन करना चाहता हूँ। होटल मालिक के यहाँ सैकड़ों लड़के खाना खाने आते थे। कईयों के पास समय पर देने के लिए पैसे नहीं होते थे, वे उधार भी खाते थे। कई बार उधार वापस मिलता भी नहीं था। कई बार लड़के पैसा ना होने पर रोनी सूरत बनाकर फ्री में भी खा जाते थे। होटल मालिक लड़कों की रग रग से वाकिफ था, लेकिन ऐसा कोई लड़का अथवा इस तरह का कोई प्रस्ताव इस होटल में पहले कभी नहीं आया था। होटल मालिक ने नौकर को आवाज़ लगाई, इन भाई साहब को एक थाली लगाओ। मनोज के सामने दाल, आलू गोभी की सब्जी, 5 रोटी और चावल से सजी थाली आ गई। वह खाना खाने लगा। उसका दिमाग सुन्न हो रहा था। आज का भोजन साधारण नहीं था। भोजन पाने का आज का तरीका भी साधारण नहीं था। रोज कितनी आसानी से भोजन मिलता है, कितना कठिन हो सकता है पेट पर भोजन मिलना, यह आज मनोज को महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, जिन्हें वह रोक रहा था। वह होटल मालिक की इंसानियत पर भी भावुक हो रहा था। भोजन करने के बाद वह होटल मालिक के पास गया। धन्यवाद, अब आप मेरा काम बताइए, मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। होटल मालिक फिर से इस अजूबे से रूबरू हो रहा था। काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपने खाना खा लिया है, आपको इसके बदले मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। तभी होटल में मनोज के कॉलेज का दोस्त रविकांत द्विवेदी आ गया। होटल मालिक ने उसे पूरी कहानी कह सुनाई। कारण जानकर रविकांत द्विवेदी ने खाने के 30 रुपए निकालकर होटल मालिक की तरफ बढ़ा दिए, पर मनोज भोजन के बदले मजदूरी करने पर अड़ा रहा। इस सीन को अब होटल में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति देख रहा था। एक दाढ़ी वाला कमजोर सा लड़का खाना खाने के बदले मजदूरी करने की जिद पर अड़ा हुआ है। एक होटल मालिक उससे मजदूरी कराने को तैयार नहीं है। एक दूसरा लड़का थाली की कीमत 30 रुपये निकाल कर अपने हाथ में पकड़ा है। बड़ा अजीब दृश्य था। निर्णय क्या होगा, किसी को नहीं पता। रविकांत द्विवेदी को भी नहीं पता था कि कॉलेज में सीधा सरल दिखने वाला मनोज इतना जिद्दी है। जैसे एक जगह आकर अटक गया था। उसको नहीं पता था कि यह जिद उसके भीतर क्यों और कैसे आ गई। उसने होटल मालिक से फिर कहा, यदि मुझे काम नहीं करने दिया जाएगा तो मैं यहीं खड़ा रहूँगा। आप होटल बंद कर देंगे तो होटल के बाहर खड़ा रहूँगा। तब तक खड़ा रहूँगा जब तक आप मुझे काम करने की अनुमति नहीं दे देते। 3 दिन सड़क पर बिताने के कारण उसे अभ्यास हो गया था। वह कह सकता था कि वह होटल के बाहर तब तक खड़ा रहेगा जब तक उसे काम करने की अनुमति नहीं मिल जाती। होटल मालिक के पास अब कहने को कुछ नहीं रहा। रविकांत द्विवेदी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। होटल में उपस्थित कुछ लोग इस दृश्य पर हंस रहे थे। कईयों को मनोज में एक बेवकूफ़ अथवा अति आदर्शवादी लड़का नजर आ रहा था। होटल मालिक ने
हार कर नौकर से कहा, इन भाई साहब को अंदर ले जाओ, ये बर्तन साफ करेंगे। नौकरों को अजीब लगा। इस होटल में कई लोग फ्री खाकर चले गए, कई उधार खाकर वापस नहीं आए, पर होटल मालिक ने कभी किसी से बर्तन नहीं धुलवाए। होटल मालिक का यह व्यवसाय था, पर उसने कभी भी पढ़ने वाले लड़कों को पैसों के लिए परेशान नहीं किया। फिर भी उसका होटल उसे बहुत कमा कर देता था। पर आज होटल मालिक को इस नौजवान की जिद ने मजबूर कर दिया। होटल मालिक ने एक बार वही बात दोहराई और नौकर मनोज को अंदर ले गया। मनोज ने अंदर जाकर आधा घंटा तक बर्तन साफ किए। रविकांत द्विवेदी होटल में बैठकर उसके बाहर आने का इंतजार करता रहा। मनोज ने वापस आकर होटल मालिक से कहा, भोजन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी आंखों में संतुष्टि की चमक थी। होटल मालिक अपनी कुर्सी से उठा और काउंटर से बाहर आ गया। मनोज को उसने दरवाजे तक छोड़ा और जाते समय हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। मनोज ने होटल मालिक से हाथ मिलाया। होटल मालिक कुछ बोलना चाह रहा था, वह बोल ना सका। रविकांत द्विवेदी उसे अपने कमरे पर ले गया।